हाँ, तो आज के वीडियो की शुरुआत भी आपके फिर बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है आपके। अच्छी बात है, इंटरेस्ट ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और आप जितने अच्छे कमेंट पूछोगे मैं सबका रिप्लाई करूँगा। इससे क्या होता है कि आपकी पॉलिटी बहुत मजबूत होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद में अपना नोट्स तो कर बनाए रहे। अब देखो, एक बात थी आपकी कि टेन्योर ऑफ CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है हमारा, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका कार्यकाल कितना है, उनका टेन्योर कितना है। तो देखो, मतलब वो कब तक अपनी इस CJI बन के रह सकते हैं। बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन। ये बात ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नहीं लिखा हुआ कि CJI इतने साल, जैसे अपना होता है ना कि MLA 5 साल तक रहेंगे, 5 साल बाद फिर इलेक्शन हो जाएंगे, सब में टेन्योर होता है। लेकिन इसमें वैसे तो टेन्योर नहीं है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है 65 साल की एज तक, ठीक है, 65 ईयर्स तक। अगर वो 65 साल के हो जाएंगे तब उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। 65 साल की उम्र तक वो CJI रह सकते हैं, ठीक है। और CJI की क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है वो बात अलग है। 10 साल के लिए हाई कोर्ट के होना, जज होने चाहिए, वो सब बातें हैं, उतना इस चैप्टर में नहीं है। लेकिन इतना समझ लो कि टेन्योर उनका खुद की एज अगर 65 साल है तो वहाँ तक वो रह सकते हैं। इसका आपको सोल्यूशन मिल गया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था आपका कि अगर CJI की पोस्ट खाली है, यानी कि CJI अभी अपने पद पे नहीं हो, अगर कोई कारणवश जैसे डेथ हो गई हो या फिर बहुत सारे ऐसे इशू हो सकते हैं, या फिर खुद ने त्याग पत्र दे दिया हो, मतलब इस्तीफा दे दिया हो, है ना, रिज़ाइन कर दिया हो कि मैं रिज़ाइन कर दिया हो, तो फिर क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारे संविधान का आर्टिकल 126, हमारा जो भारत संविधान का अनुच्छेद 120 ये कहता है कि अगर CJI का पद खाली है तो जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं, पूरी बात को समझना, प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, किसी भी हाई कोर्ट के जज को, समझ नहीं पा रहे हो ना, जज का मतलब न्यायाधीश, तो हाई कोर्ट के किसी भी जज को, नॉट CJI को, हाई कोर्ट का CJI नहीं, हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को इस पोस्ट पर, मतलब इस पोस्ट पर बिठा सकते हैं। समझ में आ गई। वो कार्यकारी CJI हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि वैसा मान लो कि वो कार्यकारी का मतलब, क्योंकि वो फिक्स तो है नहीं, अस्थायी टेम्पररी टाइप हो गया, ठीक है, एक्टिंग अपने CJI हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर पोस्ट खाली है तो हमारे प्रेसिडेंट साहब हाई कोर्ट का मतलब जैसे हमारे भारत के अंदर 25 हाई कोर्ट है, 25 उच्च न्यायालय है, तो उन कोई से उच्च न्यायालय से जो उनकी इच्छा करे, जो उनको सीनियर लगे, जो उनको ठीक लगे, वो अपने स्वविवेक से किसी एक को वहाँ पर बैठा सकते हैं, ठीक है। चलो, ये भी आई थिंक आपको आंसर मिल गया, ये भी कहीं साइड में लिख लेना। और फिर आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट की एक ही जगह सिर्फ दिल्ली के अंदर ही इसकी ब्रांच या पीठ है क्या, बेंच है क्या। देखो, ऐसे इंग्लिश में बोला जाता है इसको बेंच, मतलब पीठ। और भी कहीं सुप्रीम कोर्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल हो सकता है। हमारा आर्टिकल कहता है 130, हमारा संविधान का अनुच्छेद कौन सा, 130 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का स्थान, प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसका अभी जैसे दिल्ली के अंदर इनकी पीठ है, और भी कहीं हो सकती है, लेकिन उसकी शर्त क्या लिखी हुई है कि राष्ट्रपति, बार बार इंग्लिश तो क्या लिखने समझ गए, राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की परमिशन से, ठीक है, पूरी बात को समझना, राष्ट्रपति जी की परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति जी की परमिशन से, राष्ट्रपति जी की परमिशन जो हमारे CJI है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का CJI है, वो सुप्रीम कोर्ट की कहीं और भी बेंच या पीठ, ठीक है, बेंच या पीठ मतलब बना सकते हैं। समझ में आ गई। आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति जी की अनुमति से, पूर्व अनुमति से, मतलब पहले राष्ट्रपति जी की परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले ये नेसेसरी है, कंपलसरी है, पहले राष्ट्रपति से परमिशन लो, परमिशन के बाद में कौन, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे अभी अगर NV रमन्ना है, वो अगर चाहते हैं कि एक कहीं और पीठ होनी चाहिए, एक बेंच और होनी चाहिए, तो वो अगर चाहते हैं तो राष्ट्रपति से पहले परमिशन ले लेंगे, और परमिशन लेने के बाद में वो कहीं पर भी, उनकी इच्छा है लेकिन परमिशन लेंगे राष्ट्र प्रेसिडेंट साहब की, कहीं पर भी बेंच या पीठ और बना सकते हैं। हालांकि अभी ताज़ा जो बातें चल रही है कि एक बेंच या पीठ कहाँ होनी चाहिए, साउथ इंडिया में होनी चाहिए, यानी कि हमारे दक्षिण भारत जो हैं, ठीक है, उस दक्षिण भारत के अंदर अगर एक पीठ या बेंच हो जाए तो बहुत सही हो जाएगा। ऐसी बातें चल रही है, हालांकि अभी हुई नहीं है, लेकिन ऐसी बातें करंट में चल रही है। चलो, इसका भी आपको आई थिंक आंसर मिल गया होगा। एक आपका कमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर वर्कलोड बढ़ जाए, भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हालांकि ये तो शायद कमेंट होगा, अब नहीं बता रहा हूँ, वर्कलोड बढ़ गया, बहुत ज़्यादा काम प्रेशर अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं,
तो अब क्या करें। ठीक है, ये भी किसी का कमेंट है, हो सकता है, देख लेता हूँ मैं। तो यानी कि वर्कलोड अगर सुप्रीम कोर्ट में बढ़ गया, ठीक है, तो अब क्या करें। तो इसमें दो बातें हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में वर्कलोड बढ़ गया ना, तो वापस वही सेम क्वेश्चन, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, CJI जो होंगे, वो वापस प्रेसिडेंट साहब की, प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति जी है, उनसे वापस फिर वही अनुमति लेंगे, परमिशन लेंगे, और परमिशन लेके जो रिटायर्ड जज हैं, पूरी बात को समझना, जो रिटायर्ड जज हैं, मतलब जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनको भर्ती कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? ध्यान रखना, मैंने कहा है रिटायर्ड जज, नॉट रिटायर्ड CJI। इसमें भी एक कहानी है, पूरी बात समझना। कोई भी बंदा अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, पूरी बात सुनना, अगर भारत का कोई मुख्य न्यायाधीश बन गया, तो मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद वो कभी भी वकालत नहीं कर सकता, कभी भी किसी भी कोर्ट में सेवा नहीं दे सकता, उसको घर पे ही बैठना पड़ेगा, रेस्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद में। ध्यान रखना। हाँ, वो चाहे तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और ऐसे खूब सारे हुए हैं जो इलेक्शन लड़े भी हैं, लेकिन उतने नहीं जाना, फिर तो सुप्रीम कोर्ट चैप्टर पढ़ते रह जाएंगे अपन। ठीक है, लेकिन थोड़ा नॉलेज यही जान लो कि जो CJI बन जाता है उसके बाद में वो वकालत नहीं कर सकता, न्यायालय कोर्ट में नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने कहा रिटायर्ड जज, तो मैं CJI की बात थोड़ी कर रहा हूँ। जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो नहीं बन पाए, उम्र हो गई, रिटायरमेंट ले लिया, तो रिटायरमेंट लेने के बाद में वो जो हैं वापस वो तो सेवाएं दे सकते हैं। और वो सेवाएं कब देंगे, जब हमारे CJI को ऐसा लगे कि यार इस बार तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा काम है, तो प्रेसिडेंट साहब से परमिशन ले लेंगे और उनको भर्ती कर लेंगे। ठीक है, तो काम में हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये बहुत बढ़िया चीज़ थी। और अब मैं बात करता हूँ एक, ये भी आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आया, इसमें आप उलझ गए, वी रामास्वामी वाला। ठीक है, कि वी रामास्वामी जो हैं, है ना, इसका क्या मामला है। तो वी रामास्वामी के बारे में देखो, ये मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ लिखता हूँ कि 12 नवंबर से लेके 12 नवंबर 1987 टू 6 अक्टूबर 1989, ध्यान से समझना, 12 नवंबर 1987 से लेके 6 अक्टूबर 1989 तक ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रहे। ठीक है, हाई कोर्ट में वहाँ पर रहे। उसके बाद में क्या हुआ कि भाई आप ही सोच रहे हो कि फिर इनके मुकदमा मिल गया, हाई कोर्ट में भी रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी रहे, है ना, ऐसा नहीं है। ये इतना टाइम पीरियड रहने के बाद में 6 अक्टूबर ये 1989 से लेके वापस 89 से शुरू करेंगे, यहाँ से लेके 14 फरवरी 1994 तक रहे थे। हाँ, तो ध्यान रखना 1994 तक रहे थे। पूरी बात फिर समझ लो। जो वी रामास्वामी है, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, जज थे, वो 12 नवंबर 1987 से लेके 6 अक्टूबर 1989 तक वहाँ पर रहे। उसके बाद में उनको अहमद हाई कोर्ट में रहे वहाँ पर। उसके बाद में ये आगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में कहाँ तक रहे, 6 अक्टूबर 1989 से लेके 14 फरवरी 1994 तक। जैसे आए, इन्होंने पिछले कुछ कर्म किए, उनकी जांच हुई तो पता चला कि जब जांच कब हुई, 1991 में, वो तो मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी जांच चली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन गए, जज बन गए, तो ये थोड़ी आपकी पिछले कर्मों की जांच नहीं होगी। आप पीछे क्या करके आपकी हिस्ट्री तो जांची जा सकती कभी भी। मामला उठा 1991 में। ठीक है, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही एंटर हुए ना, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, सुप्रीम कोर्ट के क्या बने, ये न्यायाधीश बने, तो इनकी उस फाइल को चेक किया गया और पता किया कि ये तो क्या कर रहे हैं, ये जब वहाँ इस टाइम पर जब हाई कोर्ट में, जब ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में थे, तब उस टाइम पर इन्होंने कुछ वित्तीय अनियमितताएं की है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा अपने ऊपर खर्च किया है, तो इनके ऊपर केस चलना चाहिए। ठीक है, तो वो केस चला था, बाकी तो आगे मैंने बताया रखा है। तो आई थिंक इस सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। कुछ आर्टिकल्स देख लिया आपने, 126 के अंदर ये बात है, 127 में ये 130 में ये जगह वाली बात है, और ये अगर मैं बात करूँ कि परमिशन से, तो ये 128 में है। आर्टिकल भी लिखना चाहो लिख लेना कहीं साइड में, छोटे मोटे आर्टिकल याद हो जाएंगे, तो वैसे भी आगे जाकर तो सारे आर्टिकल रटने पड़ेंगे। तो CJI प्रेसिडेंट की अनुमति वाला जो सेवानिवृत्त को रख सकते हैं, वो 128 के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल, और ये कार्यकाल भी देखना चाहो तो ये भी देख लो, 124 में, ये अनुच्छेद 124 कि 65 साल तक रह सकता है टेन्योर, ये आर्टिकल 124 के अंदर बात लिखी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है, पूछा करो, सारे डाउट क्लियर होंगे। मैं जितना भी पढ़ाऊँगा सब कुछ आपके डाउट क्लियर रहेंगे।
परफेक्ट आपको नोट्स मिल रहे हैं। अब भी अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब लेते हैं अपन आगे क्वेश्चन आंसर, जहां अपने पिछला वीडियो छोड़ा था, ठीक है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चैप्टर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। चैप्टर 9 है जनहित, क्योंकि पिछले वीडियो में अपने जनहित याचिका से यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को स्टार्ट कर दिया था। हालांकि इसके बीच में एक टॉपिक और भी, लेकिन जब तक ये मेरी आदत है कि कोई भी टॉपिक जब तक कंप्लीट ना हो जाए उसको पूरा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, सारे कुछ करेंगे। जनहित याचिका की शुरुआत कैसे हुई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जनहित याचिका यानी जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे लोगों के दिमाग में आया कि PIL दर्ज करनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए दर्ज हुआ कि पहले क्या होता था कि कोई भी इंसान जब कोर्ट में जाता था तो वो इस बेस पे जाता था कि अगर उसका खुद का कोई पर्सनल नुकसान हुआ है, व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, भाई जैसे किसी के साथ उसकी कोई ज़मीन हड़प ली हो या किसी ने मार काट कर दी हो, तो वो खुद के नुकसान होता था, कोर्ट जा सकता था। कोर्ट ने भी ये कह रखा था कि आप किसी दूसरे के भले में या दूसरे की जगह नहीं आ सकते। ये 1979 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन फिर 1979 के बाद में इस मामले में चेंजेस आया कि यार ये कोई मतलब थोड़ी ना है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे खूब सारे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वकील कर सके, जिनके पास वो बहुत गरीब होते हैं, बहुत नीची जाति के होते हैं, तो उनके पास लोग दबा लेते हैं उनको, तो वो क्या करें, वो कहाँ जाए, उनकी कोई सुनने वाला है होना चाहिए। तो फिर 1979 के बाद में क्या, जो खूब सारे समाज सेवक लोग थे, खूब सारे आसपास के अच्छे सज्जन थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके लिए तो अपन जाते हैं इनकी तरफ से कि यार इनके साथ गलत हो रहा है। तो फिर कोर्ट ने भी माना कि यार बात तो सही है, ठीक है। तो 1979 के बाद में PIL दर्ज करना शुरू हो गया। मतलब PIL का मतलब है जनहित याचिका, जो जनता के हित में कोई हो तो कोई भी दर्ज करा सकता है। अभी भी अगर आपको कहीं गलत लगता है तो आप भी कोर्ट जा सकते हो किसी दूसरे की जगह, ठीक है, उसको बेनिफिट हो जाए ताकि वो बच जाए, बस वही है। तो कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता था, कर लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जा सकता था जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो, ये पहली बात थी, ठीक है। अब लेकिन और बेटर होगा थोड़ा सा लेकिन लिख कर लेना, लेकिन 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया, यानी कि इन नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ एन इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट्स ओनली इफ ही या शी हैज़ बिन पर्सनली एग्रीव्ड। अगर उस खुद का व्यक्तिगत नुकसान हुआ है तो ही वो कोर्ट जा सकता था। बट अब इसके बाद मैंने एक लाइन ये वहाँ लिखनी थी, लेकिन मैं यहाँ लिख दी, भूल गया ऊपर लिखना, तो ये आपको वहाँ लिखनी है। बट दिस कॉन्सेप्ट अंडरवेंट ए चेंज अराउंड 1979। लेकिन 1979 के बाद में इस संकल्पना में या इस जो लोगों की सोच थी उसमें बदलाव आ गया। अब बदलाव क्या आ गया वो देखना है। बदलाव ये आया कि 1979 में बदलाव आया कि 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसमें पीड़ित लोगों ने नहीं, मतलब जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, जिसके ऊपर गलत हो रहा था वो नहीं, बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। समझ गए? यानी कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, हर कोई जो पीड़ित होता है वही जाता था कोर्ट। लेकिन एक मामला 1979 के बाद में, 1979 ही मान लो, उसमें एक ऐसा बदलाव आया जब एक बंदा किसी दूसरे की उस नुकसान को देख नहीं सका और वो उसकी तरफ से, भाई जाएगा तो उसकी तरफ से, लेकिन नाम उसी का लिया जाएगा जो पीड़ित है। तो ध्यान रखना, उसने क्या करा कि शुरुआत करते हुए पीड़ित लोगों ने नहीं, मतलब जो खुद परेशान है वो नहीं, बल्कि जो उनकी ओर से कोई दूसरे ने दाखिल की थी, ये मुकदमा दाखिल किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। In 1979, the court set the trend when it decided to hear a case where the case was filled not by the aggrieved person, ऐसा नहीं कि जो जिसका नुकसान वो पर्सन, but by others on their behalf। ठीक है, उसकी जगह कोई दूसरे ने। ठीक है, फिर क्या हुआ? As this case involved a consideration of a issue of public interest। अब ये केस कैसा केस बना बताओ फिर? ये है जनहित का, एक पब्लिक इंटरेस्ट का केस बन गया, क्योंकि लोगों ने, किसी दूसरे लोगों के द्वारा पीड़ित की हेल्प की जा रही है। समझ पा रहे हो ना? एग्रीड पर्सन की हेल्प की जा रही है। तो ये कैसा केस बन गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक शब्द सुनना है। यानी चूंकि इस मामले में, कौन से मामले में? इसमें जो किसी दूसरे ने करवाया था किसी दूसरे के लिए, इन मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था। जनहित का मुद्दा ही तो हो गया, क्योंकि लोग किसी की हेल्प कर रहे थे, जनहित पब्लिक इंटरेस्ट का इशू हो गया।
तो पब्लिक इंटरेस्ट का इश्यू होने की वजह विचार हो रहा था, अतः इसी का नाम दे दिया, अतः इसे और ऐसे अनेक मुकदमे और आते रहे, इसलिए इसी को कोर्ट ने क्या नाम दे दिया, जनहित याचिका। समझ में आ गई? इसलिए अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। वेरी इजी। यानी कि यहाँ से अपन पढ़ लिया था, एज दिस केस इन्वॉल्व कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक इश्यू इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, इट एंड सच अदर केसेस कैम टू नॉन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऐसे बहुत सारे केस आते गए आएंगे, तो कोर्ट क्या आएगा, आप कौन, कि मैं इस पीड़ित की तरफ से, इस एग्रीड पर्सन की तरफ से आया हूँ, ये इतना सेम एग्री नहीं है कि ये मतलब इतना मतलब ये नहीं कर सकता, गरीब है, तो इसलिए इसकी तरफ से मैं, तो मतलब कोर्ट के सामने वो क्या कर रहा है, जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया कि ये सारी जितनी भी आपकी याचिकाएं आ रही है, जनहित याचिकाएं हो गई। समझ में आ गई? तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, जनहित याचिका कैसे शुरुआत हुई, पता चल गया ना, बेहद आसान है। अब 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, अगर डीपली बनाएगा पेपर, या फिर मैं आपका एमसीक्यूज बनाऊंगा तो ये कहूँगा कि जनहित याचिकाओं की एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट पूछ लूँ, 4 ऑप्शन देखिए, कब शुरुआत हुई, 1979, 1978, 1980, 1981, ऐसा कुछ पास में, बिल्कुल पास में, तो ध्यान रखना 1979 से या फिर 1979 की बात। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही डीपली क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बढ़िया तैयारी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनहित याचिकाओं से 3 क्वेश्चन लिए मैंने, एक तो इसकी डेफिनेशन लिए और एक ये लिया और एक ये, जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता की न्यायालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ जुडिशरी इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब जो ये जनहित याचिका, अच्छा एक ध्यान रखना, चाहे न्यायिक सक्रियता बोल दो, चाहे जनहित याचिका बोल दो, बात एक ही है, दोनों एक ही जैसे। भारत के अंदर न्यायिक सक्रियता को जनहित याचिकाओं के नाम से ही जाना जाता है, एक ही बात है। तो जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता की न्यायालय की भूमिका, इन दोनों में या फिर इसमें एक ही बात है, इसमें न्यायालय क्या हेल्प करता है, सही है ना भाई। जैसे यहाँ पर आप किसी के दूसरे के बदले में गए कि नहीं गए, कि भाई ये गरीब है, मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि ये वकील नहीं कर सकता, वो जानता भी नहीं है। और ऐसा आपने भी देखा होगा, बहुत सारे गाँवों के अंदर अनपढ़ लोग हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं है, वो नहीं जानते क्या वकील होते हैं, वो नहीं जानते कैसे कोर्ट में जाया जाता है, वो नहीं जानते कौन सी, उनको डरा दिया जाता है ऐसे ही कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, तो वो डर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं होते ज़्यादा, इसलिए फिर उनकी जगह कौन जाए उनकी हेल्प करने के लिए। तो फिर इसमें कोर्ट ने, आप चले गए, तो कोर्ट अगर नहीं सुनता तो क्या करते आप, इसका मतलब कोर्ट ने आपकी बात सुनी, इसका मतलब कोर्ट भी आपकी हेल्प कर रहा है। ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि आप पीआईएल दर्ज करने के लिए चले गए, सुनना ही पड़ेगा, कोई कंपल्सरी थोड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ ही नहीं है, वो तो बाद में बना था कानून। लेकिन कोर्ट ने इसमें बहुत हेल्प करी लोगों की, हाँ यार बहुत अच्छी बात है, लोगों ने बहुत अच्छी पहल करी है किसी गरीब की मदद करना। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोर्ट की क्या भूमिका है इसके अंदर, न्यायालय की क्या भूमिका रही। तो आपको ये लिखना है इसके अंदर। मैं 2-3 बातें पहले, क्योंकि हमेशा पहले आंसर लिखने से पहले इमेज में बना दी जाती है तो इजी याद होता है, फिर समझ में बहुत अच्छे से आता है। तो मैं बता दूं कि जैसे न्यूज़पेपर में कोई खबर छप गई, न्यूज़पेपर में या पत्रिका में, कोई सा भी जो पत्रिका आती है, कोई सा दैनिक भास्कर पत्रिका हो, चाहे राजस्थान पत्रिका हो, ऐसी और भी सारी और पत्रिकाएं होती है, उनमें अगर चाहे हिंदू हो, चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, किसी में भी अगर ये छप गया कि किसी आदमी के साथ ये मामले में गलत हो रहा है, तो भी कोर्ट, और वो कोर्ट की नज़र में आ गया, तो कोर्ट भी उस टाइम पर ही उसको सही मान लेता था। सोचो कितनी बड़ी बात है, अखबार में छप जाना और उस आदमी की मदद कर देता था कोर्ट, न्यायालय, बहुत बड़ी बात है, हेल्प। अब एग्जाम्पल भी लूँगा ऐसा। एक एग्जाम्पल ये था कि जैसे कोई जेल में बंद है, ठीक है, जैसे जेल में बंद है, इसने कोई चोरी कर ली, सपोज वो चोरी के आरोप में जेल में बंद है, चाहे वो तिहाड़ जेल में, एग्जाम्पल आपकी बुक में वही लूँगा मैं, तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन जो उसने जो गुनाह किया उसकी सज़ा हो सकती है 2 साल 5 साल, इतनी सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन उसको बहुत सालों से ही उसको जेल में पड़ा रख रहे हैं। जब क्यों? क्योंकि वो गरीब है, कोई सुनवाई करने वाला, जेल में पड़ा है, उसको सज़ा ज़्यादा दी जा रही है। तो किसी की नज़र पड़ गई कि यार ये इतने सालों से ये है, जबकि इसने तो बेचारा ने, कोई होगा आसपास का, कि इसने तो चोरी करी थी, तो ये तो गलत बात है, तो उसने भी पीआईएल दर्ज करा दी। तो वहाँ पर भी कोर्ट ने हेल्प करी और उसको बरी कर दिया कि हाँ यार छोटा सा आरोप था, 2 साल की सज़ा थी या 5 साल की सज़ा थी, इसको बाहर निकाल देना चाहिए। तो मतलब ऐसे कोर्ट हेल्प करता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ आपकी मदद करता है न्यायालय या कोर्ट, वो कुछ एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल से अपनी बात रखनी है। तो देखो बात करते हैं कि जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है अब, है ना। ये पूछ रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज़ बिकम द मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। सबसे बेस्ट हो गया ये जनहित याचिका, क्योंकि हर किसी का फायदा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो गया ये।
द रोल ऑफ द कोर्ट इन दिस रिगार्ड वॉज मैनिफेस्टेड इन फॉलोइंग टर्म फॉर्म्स, या कौन कौन से फॉर्म लेते हैं अपन कि इस संबंध में न्यायालय की भूमिका निम्न रूप में प्रकट होती है। 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे, आंसर शानदार बन जाएगा। पहला, 1979 तक तो PIL दर्ज नहीं कर सकते थे, जिसकी दिक्कत थी वही आओ, लेकिन 1979 के बाद ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई। बाढ़ सी आने का मतलब बहुत ज़्यादा मुकदमे, बहुत ज़्यादा नंबर में बाढ़ सी आ गई, जिसमें जन सेवा की भावना रखने वाले, जो लोग चाहते हैं कि यार मैं किसी का भला करूँगा, उसे बोलते हैं जन सेवा की भावना रखने वाले। आप में भी होनी चाहिए जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयं सेवी संगठन होते हैं ना, जो कुछ ये अपना क्या बोलते हैं इनको, ये छोटे मोटे चलाते हैं, उससे लोगों की हेल्प करते रहते हैं, ठीक है। तो वो सब ऐसे संगठन, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की, ठीक है। ध्यान से समझना, आफ्टर 1979 दिस ओपन द गेट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेस वेयर पब्लिक, स्प्रेटेड सिटीजन्स एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सो जुडिशियल intervention for protection of existing rights, betterment of life conditions of the poor, protection of environment and money, other issues in the interest of the public। ऐसे मैं एग्जाम्पल क्या बताऊंगा कारण उसका, ऐसे बहुत सारे लोग जिनको ये लग रहा था कि ये पर्यावरण, जैसे यहाँ अलग अलग एग्जाम्पल लूँगा मैं सबके, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक तो ये है कि गरीब कोई होता था ना, सीधी सी बात है, गरीब के पास पैसा नहीं है तो वकील नहीं कर सकता, बहुत महंगे वकील होते हैं, और वो उतने केस नहीं लड़ सकता, और वो गरीब फिर शांत होकर बैठ जाता है कि यार ठीक है जो भी हो रहा है, अगर उसकी ज़मीन छीनी जा रही है तो क्या करें, गरीब है। उसकी हेल्प करने के लिए खूब सारे लोग आए। एक एग्जाम्पल समझ गए होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा का मतलब ये कि जैसे कोई बड़ा पैसे वाला आदमी है जो बिजनेस करता है, बड़ी कंपनी का मालिक है, और यहाँ आके बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों की कटाई कर दी उसने, और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहा है, और बहुत ज़्यादा उसका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, जबकि उसको ऐसा यहाँ नहीं करना चाहिए, या तो कहीं और इलाके में जाना चाहिए, या फिर अपने ऊपर कुछ कंट्रोल करना चाहिए, इतना लालची नहीं चल सकता। तो भी लोगों की जीवन के ऊपर असर पड़ रहा है, हमारा एनवायरनमेंट मतलब प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी PIL दर्ज करा सकते हैं। तो उसमें PIL दर्ज कराई, और लोकहित के ऐसे अनेक मुद्दे, ठीक है, जिनके अंदर लोगों ने PIL दर्ज कराई। इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो, हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाहो तो मैं एग्जाम्पल भी लिखवा दूंगा आपको, इसका भी लिखवा, क्योंकि अलग से मैं समझाऊंगा, इसलिए उदाहरण अभी लिख के समझा दूंगा, ठीक। तो हाँ देखो, ये वाला एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं कि हुआ क्या था 1980 के अंदर, 1980 के अंदर, ध्यान से समझना, 1980 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का मतलब हमारे सर्वोच्च न्यायालय के एक जज थे, ठीक है, यानी कि एक न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जिनका नाम था कृष्णा अय्यर, ठीक है। और कृष्णा अय्यर का नाम मैं क्यों लिख रहा हूँ कि 1980 के अंदर तिहाड़ जेल के अंदर, पूरी बात समझना, तिहाड़ जेल के अंदर एक कैदी था, मतलब उसके अंदर एक कैदी था तिहाड़ जेल के अंदर। वो कैदी काफ़ी दिनों से जेल में कैद था, उसको फिजिकली उसको मतलब पनिश किया जा रहा था, शारीरिक दंड दिए जा रहे थे, तो वो इससे बहुत दुखी था, जबकि इतना उसने गुनाह नहीं किया था। तो फिर तिहाड़ जेल में जो बंद कैदी था, ठीक है, उस कैदी ने इस कृष्णा अय्यर को एक लेटर लिखा, पूरी बात को समझना, लेटर का मतलब पत्र लिखा, और पत्र लिख के ये कहा, बताया कि मुझे शारीरिक दंड दिए जा रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा जेल के अंदर पनिश किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे कृष्णा अय्यर, उन्होंने इनकी बात को सही मान लिया, इनकी इस बात को एक याचिका मान ली, याचिका का मतलब एक याचिका मान ली, मतलब एक पिटीशन मान लिया। ये बहुत बड़ी बात है। याचिका का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हो, तो आप एक याचिका लेके गए हो, मतलब एक मुकदमा दायर कराने के लिए गए हो, और इसने एक लेटर लिखा था, मात्र एक लेटर, उसने ही कृष्णा अय्यर ने मान लिया कि हाँ यार बात तो सही है, हो सकता है इसमें कुछ केस में गड़बड़ हो, क्या पता कैदी सही कह रहा हो। और इस केस की सुनवाई हुई और इसको फिर बरी भी किया गया। ये केस है 1980 का, ठीक है। तो इस केस का क्या नाम बन जाएगा, इस केस का नाम है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली
सरकार और ब्रैकेट में 1980। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में भी समझ गए होंगे आप, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको, और फिर ब्रैकेट में लिख देना 1980। ये बॉक्स में बंद कराऊँ ना मैं, आप इतनी सी बात लिखनी है वहाँ पर एग्जाम्पल में। ठीक है, जो अपने लिखा है ना उदाहरण करके, वहाँ बस इतना सा लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ये तो आपको समझने के लिए था, लेकिन इतनी बातें मैं वहाँ नहीं समझा सकता था क्योंकि स्पेस कम था। आपको इतना सा लिखना है कि जैसे कि लाइक एग्जाम्पल, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली सरकार 1980, यानी सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट 1980 के अंदर ये केस था। ठीक है, हालांकि सुनो मेरी बात, हालांकि नॉलेज की बात है कि इस तरीके से जो ये लेटर सिस्टम शुरू हुआ ना, तो ऐसे हर कोई कैदी लेटर लिखने लग गया, पत्र लिखने लग गया। तो फिर क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को बंद कर दिया कि यार एक लेटर या पत्र के बेस पर ये काम नहीं करेंगे। लेकिन उस टाइम पर हो गया था, इसलिए फेमस हुआ। लेकिन उसके बाद में था हालांकि कोर्ट ने बंद कर दिया कि कोई भी ऐसे कैदी लेटर लिख के हमें नहीं शिकायत कर सकता, पहले था। ठीक है, लेकिन वो आगे की बात है। अगर अब आप पढ़ोगे, आगे कोई आपसे पूछे कि क्या ये सिस्टम अभी भी चालू है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, अब ये सिस्टम बंद हो गया। ठीक है, लेकिन अभी अपन तो एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल शानदार अपनी बुक का एग्जाम्पल है, तो सही तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल सुनील बत्रा वाला लिखना है, समझ में आ गई। बस सुनील बत्रा जो मैंने आपको भी बॉक्स में लिखा था ना शॉर्ट में, बस उतना सा लिखना, बाकी थ्योरी तो मैंने समझा दी। तो ध्यान रखना, यहाँ तो एग्जाम्पल आ जाएगा सुनील बत्रा वाला। ठीक है, किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को भी आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। जैसे कि बहुत बढ़िया शानदार चीज़, जुडिशरी विच इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट ट्रेडिशनली कन्फर्म to merely on the basis of newspaper reports and postal complaints received by the court. Therefore, the term judicial activism became after the more popular description of the role of the judiciary. मेरी बात समझना, जैसे किसी ने जो बहुत गांव दूर में रहता है और उसने क्या करा कि कोई डाक के द्वारा कोई शिकायत भेज दी कि हमारे पास में ही एक ऐसा बंदा है जो गरीब है, उसके साथ गलत हो रहा है, प्लीज़ आप कोर्ट को कि आप इसकी हेल्प कीजिए। और वो सोचो फिर भी कोर्ट ने उसकी सुनवाई कर दी, तो इसका मतलब यहाँ पर भी तो कोर्ट हेल्प कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी उसका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर भी उसकी बहुत बड़ी भूमिका है ना। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी आप चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये एग्जाम्पल मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये बात है 1979 की। ठीक है, 1979 की बात है और केस था हुसैन आरा, पूरी बात को समझना, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट 1979 की बात है। हिंदी में भी लिख सकते हो, हुसैन आरा खातून बनाम, बनाम का मतलब वर्सेस, वर्सेस का मतलब आमने सामने। अच्छा, वर्सेस का मतलब क्या होता है, इसके क्योंकि ये कहाँ जाएंगे, बिहार की बात है तो बिहार सरकार के खिलाफ ऐसा मान लो, या फिर वहाँ कोर्ट में। तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार, ये वहाँ का केस है, तो ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार 1979 आगे ब्रैकेट में लिख देना ऐसे, और ये आपको वहाँ पर लिखना है। इसकी बातें क्या बता देता हूँ अभी, ये अपन को वहाँ पर लिखना, जैसे उदाहरण का कहा था ना, उस जगह ही लिख देना। इसमें क्या बातें थी कि इसमें छपी थी न्यूज़पेपर में खबर, ध्यान से समझना। न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर छपी, न्यूज़पेपर का मतलब अखबार मान लो, अखबार या पत्रिका के अंदर यह खबर छपी कि जो जेल के अंदर कुछ कैदी ऐसे हैं जिनको बहुत टाइम हो गया, ठीक है, लंबी अवधि के लिए वो रह रहे हैं, लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं, जबकि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया भी नहीं है, ऐसी खबरें छपी। जो मैंने आपको भी चोरी का एग्जांपल दिया था कि किसी ने चोरी करी होगी तो उसको हो सकता है 4 ईयर या फिर कोई 2 ईयर या 1 ईयर की सज़ा हुई हो, है ना, ऐसा कुछ 2 साल 1 साल की सज़ा हुई थी। लेकिन न्यूज़पेपर वालों को किसी ने बता दिया होगा, तो उन्होंने इनकी खबरें छापी लंबी अवधि की, ऐसे जो कैदी वो लंबी अवधि से रह रहे हैं और वो एक्चुअल में इतना बड़ा गुनाह नहीं किया उन्होंने, उनको बरी किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने इसको भी क्या मान लिया, एक याचिका मान ली। याचिका मतलब पिटीशन मान लिया, और इन्होंने भी पिटीशन मान के इस मुकदमे को स्टार्ट कर दिया। बाकायदा एक वकील बना जो इनकी तरफ से केस लड़ा, और फिर उनको जल्द से जल्द जो भी इनकी चेक किया गया इनको कि वाकई इन्होंने क्या गुनाह किया है, कितनी सज़ा मिली थी, कब से जेल के अंदर है, वो पूरा चेक करने के बाद इनको रिहा कर दिया। तो ऐसे
तब से अपन ये कह सकते हैं कि ये जनहित याचिका जो PIL बहुत वेरी फेमस हुई और कोर्ट ने बहुत ज़्यादा कोर्ट ने इसकी अपनी हेल्प भी करी। ठीक है, वही तो अपन पढ़ रहे हैं कि कोर्ट की क्या भूमिका है न्यायालय की। तो ये एग्जाम्पल लिखना है, ये सब बातें समझने की है, बस इतना सा आपको जहाँ मैंने उदाहरण लिखा था ना वहाँ पर लिखना है। ठीक है, ठीक। और यहाँ एग्जाम्पल आप लिख देना हुसैन आरा वाला। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो समझ गए होंगे आप। यहाँ लिख देना हुसैन आरा और ईयर जरूर लिखना 1979। वैसे मैंने आपको सिखा दिया, वो 1980 का था, ये 1979 का था। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट तीसरा पॉइंट। इसके अतिरिक्त 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई। अच्छा, एक मिनट और सुनो, इस सेकंड पॉइंट में एक क्वेश्चन में लिखा है क्यों। इस क्यों का मतलब ही है, यहाँ पर भी लिखा है क्यों। क्यों का मतलब है कि एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि यहाँ पर ने क्या लिखा कि न्यायपालिका की नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सबसे पहले इसकी न्यायपालिका की भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में कब या फिर किस एग्जाम्पल में या किस जगह सक्रिय हुई, तो आपको ये पूरा आंसर लिखना है। ये अलग से पूछा जाएगा, इसलिए मैंने क्यों लिख दिया है, पूरी बात समझना। यहाँ पर ये मैंने पूरा एग्जाम्पल लिख दिया है, ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, जुडिशियल एक्टिविज्म। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो कब फेमस हुई, कब पॉपुलर हुई। ठीक है, न्यायपालिका के अंदर, कोर्ट में। तो आपको ये पूरा आंसर लिखना है कि किसी ने क्या करा था कि न्यायपालिका ने कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज कराने की बजाय उसने न्यूज़पेपर में, ठीक है, छवि अखबार पर भी कर दिया था। तो और ज़्यादा फेमस होगी, लोगों के दिल में और जगह बनी कि यार इतनी सी बात में अगर डाक से भी किसी ने भेज दिया, कोई न्यूज़पेपर में भेज दिया, तो भी हमारे कोर्ट ने क्या करा, उस बात को सुन लिया। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है, अलग से पूछा जाएगा। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। चलो, क्योंकि वैसे मैं आपको टेस्ट लूँगा तो ये क्वेश्चन दूंगा अलग से, ध्यान रखना, पहले बता देता हूँ। ठीक है, अब वापस आते हैं तीसरे पॉइंट पे। इसके अतिरिक्त 1980 के बाद में जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते। यहाँ ये किसकी बात थी, जब कुछ पैसे वाले लोग, कुछ ऐसे जो NGO वगैरह चलाते हैं, वो NGO चलाने वाले लोग, एक ये जो आते थे वो उसने कर दिया, एक ये जो न्यूज़पेपर है डाक के द्वारा भी न्यूज़ खबर आ गई तो भी कर दिया, और एक ये। अब कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने ऐसा सिस्टम किया, पूरी बात समझना, पहले इंग्लिश बोल देता हूँ। Secondly, through PIL and judicial activism of the post-1980 period, the judiciary has also shown readiness to take into consideration rights of those section who cannot easily approach the courts. ऐसे लोग जो कोर्ट नहीं जा सकते, हालांकि मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ऐसे गरीब लोग, तो इनको बोलते हैं BPL के लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन। पूरी बात को समझना, उन्हें बोलते हैं BPL। यानी कि ऐसे लोगों को किस में रखा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, BPL। उन BPL लोगों के लिए सरकार ने अब क्या सिस्टम कर रखा है कि BPL के लिए गवर्नमेंट पैसा देगी। कोर्ट में सुनवाई उनकी सबसे पहले होगी, क्योंकि BPL फैमिली से हैं, वो गरीब हैं, वो वकील नहीं कर सकते, तो वकील का पैसा सरकार देगी। अगर उनके साथ कोई गलत हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ गई। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर है, तीसरी बात वही लिखी हुई है। तो वहाँ पर भी कोर्ट ने क्या कहा कि अगर ऐसा कोई हो जो कोर्ट नहीं पहुँच सकता, कोर्ट खुद उसके अगर उसने छोटे मोटे को बताना तो पड़ेगा कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है। अगर ऐसा नॉर्मल में खबर चल जाएगी तो कोर्ट उसको फ्री में वकील देगा, मतलब उसकी व्यवस्था करेगा और इजीली उसकी सुनवाई होगी। तो बताओ यहाँ पर भी कोर्ट की भूमिका है कि नहीं। अभी पूरा नहीं हो, थोड़ा सा और लेंगे। तो मतलब अपन को क्वेश्चन वो लेना है जिसमें कोर्ट हेल्प कराओ, न्यायालय क्या कराओ, न्यायालय की भूमिका बतानी है। ठीक है, हाँ, तो कंटिन्यू करेंगे अपन आगे की पूर्ति के लिए न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाज़त भी दी है। इसका मतलब कितनी कोर्ट है ना, वो मदद कर रहा है कि जो भी कोई भी गरीब की जन सेवा करना चाहता है, बिल्कुल आइए, आगे आओ। कोई भी नागरिक हो, चाहे वो कोई सा भी आपका सामाजिक संगठन हो। खूब सारे सामाजिक संगठन भी ऐसे होते हैं, जैसे पैसे वाले 5-6 लोग मिलके अपना एक NGO वगैरह बना लेते हैं जिसमें लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, ऐसा संगठन भी हो, या फिर कोई वकील अगर आगे आना चाह रहा है तो उसके लिए भी उनको छूट दी जा रही है। ठीक है, यानी कि फॉर दिस पर्पज तो अपन लिख लिया था, हालांकि उसी से कंटिन्यू करेंगे। द जुडिशरी अलाउड पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉयर्स टू फाइल पिटिशंस ऑन बिहाफ टू द नीडी एंड डिप्राइव्ड। जो परेशान लोग हैं या फिर जिसको ज़रूरत है, उन लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा कोर्ट आपको आगे मानता है, मतलब आपकी हेल्प करेगा। ठीक है,
अब मैंने एक चीज़ लिखी है, जो हालांकि इधर तो रेड पेन लिख दिया मैंने, इधर रेड नहीं चलाया, लेकिन आपको समझना है ये जो रेड पेन से लिखा है मैंने चौथा पॉइंट, ये वाला इफेक्ट, इसमें दो बातें हैं। या तो वैसे तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया 3 पॉइंट में ही, लेकिन अगर ये बड़े मार्क्स में आ जाते हैं, 4 मार्क्स में आ जाता है, तो आपको ये इफेक्ट वाला पॉइंट भी लिख के आना है। इतने प्रॉपर नोट्स कौन बनाएगा आपके लिए बताओ? बिल्कुल प्रॉपर लाइन टू लाइन खोज के बनाना पड़ता है, बेहद मुश्किल होता है नोट्स बनाना। तो इसका आपको पूरा बेनिफिट लेना, जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसा लिखना है, स्क्रीनशॉट लेके नहीं छोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आपको भी पता है, आप में से भी खूब ले रहे होंगे। आपको मेरे साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, रजिस्टर बिल्कुल अलग बनाना है, स्कूल से अलग बनाना है, बार बार कह रहा हूँ, मेरे कहने हाथ में, बाकी आप जानो। तो इफेक्ट में क्या है कि ये क्यों लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए, कि जो ये PIL आया है, मतलब जो जनहित याचिका आई है, इसके फ़र्क क्या पड़े, इसके प्रभाव क्या पड़े, क्या प्रभाव है। एक बात तो ये कि 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो 3 पॉइंट बहुत है, आपका मन हो तो लिख देना वरना नहीं, लेकिन 4 मार्क्स में आता है तो इफेक्ट भी लिखना है। और दूसरी बात ये कि एक अलग से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि PIL के इफेक्ट बताइए, सिर्फ और सिर्फ सीधा क्वेश्चन आ जाए कि जनहित याचिका के प्रभाव लिखिए, इतना सा क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये इतना सा आंसर है। 2 मार्क्स में तो ये 2 से ज़्यादा ही मान लो, 3 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है प्रॉपर, सीधे प्रभाव नहीं, उसमें भी ऐसे लिखना कि जनहित याचिका के प्रभाव 2 हैं, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। यानी कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ PIL, फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट एंड सेकंड नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट की मैं अगर बात करूं तो पॉजिटिव इफेक्ट पहले बात करेंगे कि इसका फ़ायदा क्या हुआ वो, फिर बात करेंगे इससे नुकसान भी हुआ है कुछ वो। पहला फ़ायदा ये है कि इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत में जाने का मौका मिला है। ठीक है भाई, जैसे वो ही जाता था जिसकी दिक्कत होती थी, लेकिन अब तो सामाजिक ग्रुप भी जा रहे हैं, सोशल ग्रुप्स भी जा रहे हैं, जिनको किसी की ज़रूरत है तो वो भी, उनको भी जाने का मौका मिला है कुछ, क्योंकि कोर्ट में जाने से कुछ नॉलेज होगा उनको भी, तो उनको भी जाने का मौका मिला। एक बात तो ये, यानी कि इट हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड द जुडिशियल सिस्टम बाय गिविंग नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो ग्रुप्स एक्सेस द कोर्ट्स, उनको जाने का मौका मिला। दूसरा, इट हैज़ फोर्स्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, इट डेमोक्रेटाइज द जुडिशियल सिस्टम। अब सुनना मेरी बात, ये बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है कि इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है। ये लाइन है ना, ये वाली लास्ट में लिखी है मैंने, इस डेमोक्रेटाइज द जुडिशियल सिस्टम। सेकंड, और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने को बाध्य हो गई, मतलब कि इट हैज़ फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब क्या होता है, सरकार, कार्यपालिका का मतलब सरकार। कैसे वो अकाउंटेबिलिटी कैसे हुई भाई, जैसे अगर किसी ने गुनाह ही नहीं किया, ज़बरदस्ती उसके ऊपर कोई गरीब उसको दबा रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, इस किसी ने PIL दर्ज करा दी कि ऐसे गरीब के साथ में वैसा भेदभाव हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, तो कोर्ट उसको क्या कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को आदेश देगा कि ऐसे लोगों को जल्दी से पुलिस में पकड़वाए, तो सरकार को आदेश देगा और सरकार को वो काम करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सरकार किस में आती है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका में। तो यही तो बात लिखी हुई है कि इसने लोकतांत्रिक बनाया एक तो, और कार्यपालिका को इसके लिए अकाउंटेबिलिटी बनाया, मतलब जिम्मेदार बनाया, उत्तरदायी बनाया। किसने, इस PIL ने, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने, जनहित याचिका ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फायदा। चुनाव प्रणाली को भी इसने बहुत अच्छा बनाया है, ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया है। बताता हूँ, इट हैज़ ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द इलेक्ट्रल सिस्टम मच मोर द फ्री एंड फेयर। कैसे कि कोई भी इलेक्शन में जो खड़ा हुआ है, ठीक है, कौन खड़ा हुआ है आप जान सकते हो, उसका बायोडाटा जान सकते हो कि वो कितना पढ़ा लिखा है। ऐसा तो नहीं कि अंगूठा छाप ही हो, और हमारे नेताजी अंगूठा छाप थोड़ी हो सकते हैं, वो 10th पढ़ा हुआ है, 12th पढ़ा हुआ है, क्योंकि सब में क्राइटेरिया कर दिया अब तो कि सरपंच के इलेक्शन में आपको 8वीं पास होना चाहिए, 10वीं, वो सब में क्राइटेरिया है। MLA के लिए 12th होना चाहिए, सब अलग अलग ऐसे हैं। तो वो है कि नहीं पढ़ा लिखा, है कि नहीं, कहाँ से पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है उसके ऊपर, ये सारी बातें आप जान सकते हो PIL दर्ज कर रखे। तो ये भी एक, और कितनी उसके पास प्रॉपर्टी है ना, और अब 5 साल बाद में उसके पास कितनी प्रॉपर्टी हो गई, ये भी जान सकते हो। ठीक है, यानी कि चुनाव प्रणाली को इसने जरा कैसे कि न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया है। PIL ने, न्यायालय ने इस PIL के हेल्प से ही दिया है कि आपको कोई भी जो बंदा खड़ा होगा इलेक्शन के अंदर, उसको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, ये सब पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है,
जिससे लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव कर सके। अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा लाइक ये बंदा पढ़ा लिखा भी है, उसको हम वोट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हमें फ़ायदा होता है। कोर्ट आज कंडीशंस कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द फाइल एफिडेविट्स indicating their assets and income along with educational qualifications so that the people could elect their representatives based on accurate knowledge। यानी कि हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव अगर चुनेंगे तो हमें ये एक्यूरेट अगर उसकी नॉलेज का पता रह जाएगा तो अपन उसको चुन लेंगे, ठीक है। ये भी एक फ़ायदा हुआ है। चलो 2-3 फायदे अपन ने गिना दिए, अब 2-3 नुकसान भी अपन को गिनाने पड़ेंगे, नकारात्मक प्रभाव भी हैं। सीधी सी बात है, पहला तो सबको समझ में आ रहा है कि इससे न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ा है, ये बात तो है। यानी कि इट हैज़ ओवरबर्डेंड द कोर्ट्स, यानी कि और बर्डन क्या बढ़ा है इसमें, बर्डन इसलिए बढ़ गया कि अब हर कोई, जैसे किसी प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है, बहुत समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहले क्या होता था, पहले तो जिसकी जो प्रॉब्लम आएगी वही कोर्ट आ सकता था, बड़ी मुश्किलें होती थी, पहले वकील करो, पैसा है तो जो तो वकील कर सकता था, वरना नहीं। अब इसमें तो गवर्नमेंट खुद हेल्प कर रही है, गरीब को तो फ्री में वकील दे रही है, तो इसमें क्या केस बहुत ज़्यादा आने लग गई। हालांकि अच्छी बात है, कोई किसी के साथ गलत हो रहा है तो फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन कोर्ट पे तो बोझ बना है, अपन को तो आंसर लिखना होता है, हमेशा दोनों पक्ष लेने ही पड़ेंगे। देखो अगर अच्छी बात है तो अच्छी भी बतानी है, थोड़ी बहुत बुरी तो वो भी बतानी है, तो हमें ये थोड़ा बर्डन तो जरूर हुआ है, तो कोर्ट में बर्डन हुआ है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। दूसरा, न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके कार्यों के बीच में अंतर धुंधला सा हो गया। ऐसा पता ही नहीं चलता कि कौन जुडिशरी है, कौन एग्जीक्यूटिव है, कौन लेजिस्लेचर है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गई, एग्जीक्यूटिव उसको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर फोर्स कर रही है कि नहीं ये काम करो, ये गलत हो रहा है। तो मतलब एक अंतर समझ में नहीं आ रहा, धुंधला सा हो गया, धुंधला सा मतलब तीनों एक जैसे लगने लग गए। जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड, द जुडिशरी ऑन द अदर, ठीक है। ये बात भी थोड़ा धुंधला सा, ब्लड का थोड़ा धुंधला सा मतलब होता है कि जैसे बीच में अंतर उतना नहीं रहा। और तीसरा भी है कि न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए। यानी कि द कोर्ट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन रिजॉल्विंग क्वेश्चंस विच बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव, एग्जाम्पल रिड्यूसिंग एयर एंड साउंड पोल्यूशन, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन केसेस ऑफ करप्शन और ब्रिंगिंग अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। यानी कि एक तो वायु और ध्वनि प्रदूषण, जैसे अपने आसपास में कोई एयर पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन कुछ हो रहा है तो अपन सीधे कोर्ट में खटखटा रहे हैं, साहब हमारे पास में तो ये गड़बड़ हो रही है, PIL दर्ज करा दी कि लोगों को जनहित के लिए नुकसान हो रहा है, कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते, या फिर कानून में ऐसे मतलब अपन कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा PIL दर्ज करा दी इसके लिए, तो इसमें कोर्ट को सुनना पड़ेगा क्योंकि जनहित याचिका का मुद्दा है। लेकिन अगर यही पर ये कह रहा है कि कार्यपालिका को करना चाहिए, ये काम कार्यपालिका भी कर सकती है, कैसे कि सीधे पुलिस को पुलिस काम कर देगी, तो इसमें यह भी एक है। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण को दूर करना, ये सब हो गया। एक है भ्रष्टाचार, अगर कोई करप्शन कर रहा है ना, कोई नेता या फिर कोई अफसर, तो उसको भी कोर्ट में लोग उसका केस लेके जा रहे हैं, इससे भी कोर्ट में बहुत बर्डन बना है, उसको भी एग्जीक्यूटिव कर सकती है पुलिस के बल से, लेकिन सही न्याय नहीं होता पुलिस से, लोगों को विश्वास नहीं होता, इसलिए कोर्ट में जाना पड़ता है। तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी गिना दिए अपन ने और कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी गिना दिए, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन। आज अपन ने बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे डिस्कशन रहा अपना, वो रहा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब PIL भी शॉर्ट में बोला जाता है। जनहित याचिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आज अपन ने कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं बहुत ही प्यारे और नए टॉपिक के साथ, प्लस आपके कमेंट के साथ में, ठीक है। ओके।